हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, जिसे हम लोग BRS भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि BRS कहते किसे हैं, इसे क्यों बनाया जाता है और इसे बनाने की विधि क्या है। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बैंक समाधान विवरण आखिर में होता क्या। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जिसे व्यापारी द्वारा अपनी रोकड़ बही के बैंक कॉलम की शेष को अपनी पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब है। अब ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, इसे हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं। ठीक है, अब जब आप एक व्यापारी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने पास कैश बुक तो रखी होगी और आपका बैंक में अकाउंट भी होगा। ठीक है, तो जब अगर आपके पास आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक में जब अकाउंट हम लोग का ओपन होता है तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, एक पासबुक मिलता है, जिसमें कि बैंक संबंधी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको वहाँ पर क्या कहता है, रिकॉर्ड किया जाता है। वो रिकॉर्ड कौन करता है, पासबुक में बैंक द्वारा वो रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से व्यापारी अपने पास क्या रखता है, अपने पास कैश बुक रखता है। जो बैंक कॉलम वाली कैश बुक होता है वो व्यापारी अपने पास रखता है बना करके, जिसमें कि उसके द्वारा जितना भी कैश और बैंक से रिलेटेड लेन देन होते हैं उसका उसमें वो ब्यौरा लिखा रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी एक डेट पर जो व्यापारी है वो अपना पासबुक चेक करता है और अपना कैश बुक चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें जितना अमाउंट दिखा रहा है उतना पासबुक में नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो उस वजह से वो ये सोचता है कि मतलब कि जाहिर सी बात है कि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का जो शेष है वो दोनों जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसे क्या करना होगा, उस वो मैच क्यों नहीं कर रहा, उसके लिए उसको उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी। उस वजह को ढूंढने के लिए, उस कारण को ढूंढने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कैश बुक और पासबुक दोनों के शेष को मिलाने के लिए वो क्या करता है, एक विवरण तैयार करता है। और इसी विवरण को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण। ठीक है, सिंपल सा, जब व्यापारी का कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका जो अमाउंट है और उसके पासबुक में जो अमाउंट शो कर रहा है वो दोनों अमाउंट शो जो है वो सेम बैलेंस शो नहीं करते हैं, तो उसके अंतर को जानने के लिए, उन दोनों के अंतर को बराबर करने के लिए यानी कि मैच करने के लिए क्या करता है व्यापारी, एक विवरण तैयार करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब ये अंतर होता क्यों है, ठीक है, ये अंतर होता क्यों है ये जानना हम लोग को ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ हमने जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंतर होते हैं एक व्यापारी के ओर से, जिसके द्वारा बैंक का पासबुक और कैश बुक मैच नहीं होता है, उसे हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक एक करके हम लोग इसे क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला अंतर है, वैसे सिंपल सी इसकी दो वजह होती है। ठीक है, पहले हम लोग इसे छोड़ते हैं, पहले एक सिंपल भाषा में समझते हैं। रोकड़ बही का बैंक कॉलम और पासबुक का जो शेष है वो दोनों के मैच ना होने की दो वजह, दो क्या मेनली तीन वजह हो सकती। पहला वजह ये कि कोई भी ऐसा व्यवहार, ऐसा सौदा हुआ है जिसको कैश बुक में तो लिखा गया है व्यापारी द्वारा, लेकिन वो बैंक के पासबुक में नहीं चढ़ा है। इस वजह से दोनों में डिफरेंस होगा ना। कैश बुक में आपने कोई सौदा लिखा है और वो अभी बैंक द्वारा नहीं पासबुक में चढ़ाया गया है, तो अंतर होगा। दूसरा अंतर कब होगा, जब ऐसा कोई सौदा हुआ है जो बैंक द्वारा किया गया है, तो बैंक ने तो अपने पासबुक में चढ़ा लिया होगा, लेकिन वो आप तक वो सौदे की जानकारी नहीं पहुंची या फिर किसी भी वजह से वो अभी कैश बुक में नहीं मेंशन हुआ है, तो पासबुक और कैश बुक में इस वजह से भी अंतर होगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, लिपिकीय कारण उसको बोलते हैं, यानी कि जो जैसे कि रिकॉर्डिंग करने में कोई गलती हो गई, जैसे कि दोनों दोनों ही बुक में वो चीज़ें मेंशन हुई हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो अलग अलग, या फिर गलत अमाउंट जो है वो मेंशन हो गया, या फिर कोई भी चीज़ें जो है वो गलत तरीके से मेंशन हो गई है। तो ये तीन कारण होते हैं जिसके द्वारा जिनकी वजह से रोकड़ बही और पासबुक जो है इन दोनों का जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता है। चलिए एक एक करके उन सभी कारणों को, जो मुख्य कारण हैं, उनको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है कि चेक जो निर्गमित किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को चेक दिया कि वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले। जैसे मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लिया था, ठीक है, आपने उसको उसका पैसा वापस करने के लिए क्या किया, आपने चेक लिख के दे दिया कि आप जा करके
ये बैंक से आप जो है वो इस चेक को छुड़ा लीजिएगा, तो आपको आपका पैसा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने चेक तो दे दिया, लेकिन अभी तक सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको आपने चेक दिया वो अभी तक उस चेक को बैंक में लेके नहीं गया है, यानी कि अभी तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकला है। तो आपने चेक जब दिया तो आपने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी कि आपने चेक दिया, यानी कि आपने अपने बैंक कॉलम में, जैसे अगर 10,000 का चेक दिया तो आपने 10,000 माइनस करके दिखा दिया होगा कि आपने 10,000 का चेक दे दिया, यानी कि 10,000 रुपये आपके बैंक से निकल गया। लेकिन एक्चुअल में अभी तक वो 10,000 जो है वो आपके बैंक से नहीं निकले, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अभी तक उस चेक को लेके बैंक में गया ही नहीं है पैसा निकालने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पासबुक में जो है वो बैंक बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा होगा, जबकि आपके कैश बुक में कम शो कर रहा होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसका अपोजिट है, चेक जो बैंक में संग्रह के लिए जमा कराए लेकिन वसूल नहीं हुए, यानी कि आपको किसी ने चेक दिया था, आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, लेकिन अभी तक उसका पैसा आपको मिला नहीं है। ठीक है, तो आपने जब जो बैंक में पैसा जो है वो चेक भेजा होगा, ठीक है, जब आपने अपने बैंक के पास अपना चेक भेजा होगा कि इस चेक का पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया जाए, तो उस टाइम पे आपने एंट्री तो कर लोगी कि जैसे आपको 20,000 का चेक कहीं से मिला तो आपने 20,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके दिखा देगा कैश बुक में। ठीक है, कि आपको 20,000 रुपये मिला है, लेकिन अभी तक वो बैंक में जमा नहीं हुआ है वो पैसा, तो वो 20,000 रुपये से आपका पासबुक क्या है, कम शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस शो कर रहा है। फिर इसी तरीके से चेक जो ग्राहक को दिया किंतु तिरस्कृत हो गया, यानी कि आपने किसी अपने कस्टमर को चेक दिया कि वो जाकर के आपके बैंक से वो पैसा निकाले, लेकिन वो चेक जो है वो किसी भी तरीके से कैंसिल हो गया। तो जब आपने चेक दिया होगा कस्टमर को उस कंडीशन में, तो आपने अपने कैश बुक में माइनस करके दिखा दिया होगा बैंक में, बैंक कॉलम में से, लेकिन वो क्योंकि कैंसिल हो गया तो जो आपका पासबुक है, पासबुक में तो कोई एंट्री शो हुई नहीं होगी, तो इस हिसाब से आपका पासबुक ज़्यादा शो कर रहा होगा, जबकि आपका कैश बुक क्या करेगा, शो कम करेगा। फिर चेक जो संग्रह के लिए बैंक भेजा किंतु तिरस्कृत हो गया, सेम वही कंडीशन कि आपको कहीं से चेक मिला था, आपने उसको बैंक में भेजा लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो आपने जब बैंक में भेजा होगा तो आपने अपने कैश बुक में एंट्री की होगी, यानी कि आपके कैश बुक में बैंक बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा होगा, जबकि वो तिरस्कृत हो गया, इसलिए पासबुक में उसकी कोई एंट्री ही नहीं हुई होगी। फिर पांचवा क्या है, संग्रह के लिए बैंक भेजे गए चेक का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, यानी कि आपने बैंक में चेक तो भेज दिया जमा होने के लिए पैसा, लेकिन आपने उसकी एंट्री ही नहीं की अपने कैश बुक में। तो आपके बैंक में तो जब वो चेक का पैसा जमा हो गया होगा तो आपके पासबुक में बैंक बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा होगा, जबकि आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की है, तो आपका कैश बुक क्या कर रहा होगा, कम शो कर रहा होगा। इसी तरीके से चेक जो रोकड़ बही में तो लिखा गया किंतु बैंक भेजने से रह गया, यानी कि आपने कैश बुक में तो लिख लिया कि आप जो है वो चेक आपका बैंक में जमा होने के लिए गया है, यानी कि आपने कैश बुक में अमाउंट जो है वो क्रेडिट करके दिखा दिया, लेकिन आपने भेजा ही नहीं चेक को, तो आपका पासबुक जो है वो कम शो करेगा, जबकि आपका कैश बुक जो है वो ज़्यादा बैलेंस शो करेगा। सातवां है, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, जो हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं उस पर हमें बैंक जो है वो सालाना या मंथली जो भी उनकी पॉलिसी होती है उस हिसाब से वो इंटरेस्ट हमारे अमाउंट पे हमें देती है। तो बैंक का जो टाइम होगा, जब टाइम वो आएगा तो बैंक क्या करती है, वो ब्याज हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो इस तरीके से बैंक के पास तो जो पासबुक है उसमें तो जो ब्याज है वो क्रेडिट दिखाएगा, लेकिन क्योंकि उसकी जानकारी हमें नहीं होती है उस दिन पे या फिर उस टाइम पे, तो हमारे कैश बुक में तो वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, तो हमारा कैश बुक क्या होगा, कम शो करेगा, जबकि हमारा बैंक पासबुक जो है वो ज़्यादा शो करेगा। फिर है उसके बाद बैंक द्वारा लिया गया व्यय, कमीशन या फिर ब्याज। बैंक जो है हमें बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, तो उस पर वो कुछ चार्जेस लेती है, किसी चीज़ पे वो कमीशन लेती है, किसी चीज़ पे वो ब्याज लेती है। जैसे ओवरड्राफ्ट अगर हम लोग करते हैं, बैंक से ज़्यादा पैसा लेते हैं तो उस पर वो ब्याज लेगी। कोई हमारा कार्य जो हम लोग बैंक से बोलते हैं कि हमारा इस टाइम पे ये पेमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बैंक जो है वो कुछ चार्जेस और कुछ कमीशन लेती है। तो वो जब बैंक अपने टाइम पे, जब उसका जो टाइम रहता है उस टाइम पे जब वो व्यय, कमीशन या फिर ब्याज काट लेती है, ठीक है, हमारे अकाउंट में से वो पैसा उतना ले लेती है, तो वो भी हमें जानकारी तुरंत में नहीं होती। तो इस वजह से हमारे बैंक में पासबुक में तो अमाउंट कम हो जाता है उस ब्याज कमीशन का जो कटा हुआ है, लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं होता है। इस वजह से भी हमारे कैश बुक और पासबुक में अंतर होता है।
फिर किसी ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कराई गई राशि। कोई कुछ कस्टमर होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे और आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। आजकल तो ऑनलाइन पेटीएम का ज़माना है, तो इस टाइम पे तो और भी लोग डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं और ज़रूरी नहीं है कि मतलब हो सकता है कि सामने से आपको बोलना भूल जाएँ और आपके अकाउंट में पैसा वो क्या करें डिपॉजिट कर दे। तो उस कंडीशन में आपके पासबुक में तो पैसा ज़्यादा दिखाएगा बट आपके कैश बुक में कम दिखाता है। इसी तरीके से फिर बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से एकत्रित किया गया ब्याज व लाभांश। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं जो कि शेयर में इन्वेस्ट किए रहते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट किए रहते हैं। ये सारा जो है वो आपका 12th क्लास का शेयर और डिबेंचर का चैप्टर है। तो ये जो कुछ शेयर डिबेंचर होते हैं यानी कि जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें जब कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट किए रहते हैं पैसा, तो उनको टाइम टू टाइम क्या होता है, लाभांश मिलता है, ब्याज मिलता है। तो वो जो है वो ब्याज और लाभांश आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक उसके डेट पे क्रेडिट हो जाता है, लेकिन आपको उसकी जानकारी तुरंत में न पड़ने की वजह से आपके कैश बुक में वो चीज़ें मेंशन नहीं हुई होती हैं। इस वजह से भी आपका कैश बुक और जो है पासबुक वो डिफरेंस अमाउंट जो है वो शो करता है। और इसके अलावा कुछ और जो है अंतर के कारण है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद है बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया भुगतान। यानी कि जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपने बैंक को बोला है कि मेरा टाइम पे ये किस्त होती है जो कि बैंक से डायरेक्टली कट जाए, ठीक है। तो बैंक को आपने ये बोला है तो बैंक क्या करेगी, जब आपकी वो डेट आएगी किस्त की तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपकी बैंक अकाउंट से उतना पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट करके आपकी जो भी किस्त इंस्टॉलमेंट जो भी वगैरह होगी उस सब का पेमेंट कर देगा। तो उस कंडीशन में भी आपको तुरंत में जानकारी ना होने के कारण से आप कैश बुक में उस मद को घटा करके नहीं दिखाते और आपका कैश बुक जो है वो ज़्यादा शो करता है। और लास्ट है लिपिकीय त्रुटियाँ। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग करने में कोई मिस्टेक हो सकती है, जैसे पासबुक में छपने में कोई गलती हो गई, कैश बुक में आप लिख रहे हैं आपको लिखते टाइम कोई गलती हो गई, तो इस कंडीशन से ये सारी गलती की वजह से जो है जो हमारा कैश बुक है और पासबुक जो है उसका जो शेष है बैंक का वो मैच नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का जो शेष है वो मैच नहीं करता है। और इन्हीं को मैच करने के लिए, इन्हीं सब कारणों की वजह से जो अंतर आता है उस अंतर को दूर करके हमारा कैश बुक और पासबुक के शेष को मिलान करने के लिए क्या करता है, व्यापारी एक स्टेटमेंट तैयार करता है जिसको हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप कि अब आपको ये जो इसका अर्थ है और इसका जो स्वरूप है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बैंक समाधान विवरण के महत्व यानी कि उपयोगिता की। आखिर में इसे हम लोग क्यों बनाते हैं, बनाने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहला लाभ हमें ये मिलता है कि त्रुटि या भूल चूक का ज्ञान रहता है। यानी कोई भी त्रुटि हुई है हमसे कैश बुक में लिखने में या फिर पासबुक में छपने में, तो उसका हमें ज्ञान हो जाता है। वास्तविक बैंक शेष का ज्ञान रहता है। जब हम लोग मिलान करते हैं और मिलान कर स्टेटमेंट बना लेते हैं तब हमें ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में हमारे बैंक में कितना पैसा अभी शेष है। फिर है बैंक द्वारा डेबिट तथा क्रेडिट किए गए ब्याज की राशि का ज्ञान। बैंक द्वारा डेबिट का मतलब क्या हो गया, जो बैंक ने हमसे ब्याज वसूल किया, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा निकाला है, किसी भी चीज़ का ब्याज, जो भी सुविधा आपने ली होगी उसका ब्याज। और क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि जो हमारा बैंक अकाउंट में पैसा हमारा जमा है उस पर जो हमें बैंक द्वारा ब्याज मिलता है उसको वो बैंक क्या करती है, वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि क्रेडिट कर देती है। तो इन दोनों ही चीज़ों का हमें ज्ञान रहता है कि कितना बैंक ने हमसे ब्याज लिया है, किस चीज़ पर लिया है, और कितना बैंक ने हमें किस चीज़ पर ब्याज दिया है। बैंक व्ययों का ज्ञान, यानी कि बैंक द्वारा जो हमने सुविधाएं ली हैं, जो भी अपना इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं या फिर बहुत सारी लॉकर सुविधा, ये सारी बहुत सारी सुविधाएं हमें बैंक द्वारा दी जाती हैं, तो उन सभी सुविधाओं पर बैंक द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है, मतलब व्यय हमसे लिया जा रहा है, बैंक द्वारा कितने चार्जेस लिए जा रहे हैं, इस बात का भी हमें ज्ञान हो जाता है। बैंक द्वारा भुगतान की गई रकम का भी ज्ञान रहता है कि बैंक ने अभी तक हमारी कौन कौन से पेमेंट की है, कौन कौन से पेमेंट करना अभी बाकी है, कौन कौन सा पेमेंट का लेखा उसमें हुआ है और कौन सा नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों का भी हमें ज्ञान हो जाता है। फिर है बैंक में सीधे जमा हुई राशि का ज्ञान भी हमें मिल जाता है। यानी कि किसी भी कस्टमर ने और किसी व्यक्ति ने, थर्ड पार्टी ने कभी कभी क्या करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली बैंक अकाउंट में हमारे पैसा जमा कर देते हैं, तो उसका भी ज्ञान हमें पता चल जाता है कि किसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है। फिर व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, किस चीज़ पे हमारा कितना खर्च हो रहा है, कहाँ से हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कहाँ पे हमारा ज़्यादा पैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, तो हमें क्या होता है, एक निर्णय लेने में आसानी होती है, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को आसानी से आगे चला सकते हैं।
और लास्ट है निर्गमित चेकों में से कितने चेक अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत हुए हैं, इसका भी ज्ञान व्यापारी को हो जाता है। यानी कि जैसे कि आपने कई सारे चेक जो है 10-15 चेक जो है वो इशू किए हैं, क्योंकि आप व्यापारी, तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों को आप चेक देते होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से कितने लोगों ने अभी तक वो चेक आपके बैंक में लेकर के उसका पेमेंट पा लिए हैं, और कितने लोग जो है जो कि अभी तक उसको पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं किए हैं चेक को बैंक में, तो इसका आपको ज्ञान हो जाता है लास्ट में। इसके साथ ही आपको ये पता चल जाता है कि कौन कितने व्यापारी ऐसे हैं जो कि बहुत देर से, मतलब चेक तो ले लेते हैं लेकिन बहुत देर से आराम से जाते हैं चेक को बैंक में लेकर के। तो इससे भी आपको ये सुविधा हो जाती है कि हाँ, कितने व्यापारियों को आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्व या फिर उपयोगिता या फिर लाभ आप कह सकते हैं, ये सारे थे जो कि बैंक समाधान विवरण बनाने से हमें मिलते हैं, ठीक। अब इन सब के बाद जो मेन बात आती है वो ये है कि आखिर में बैंक समाधान विवरण को बनाते कैसे। तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसा खास बात नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बैंक समाधान विवरण जो है वो किसी एक निश्चित तिथि पे नहीं बनता है, मतलब उसका कोई भी डेट जो है वो फिक्स नहीं। जब व्यापारी का मन होता है वो उस टाइम पे अपने कैश बुक और पासबुक को मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण बना सकता है। मेनली जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी मंथ के एंड में ऐसा करना जो है वो सही समझ से, जैसे आप 31 दिसंबर ले लीजिए, ठीक है, 31 मार्च हो गया आपका, ऐसे ही करके किसी भी मंथ का जो लास्ट डेट होगा उस डेट पे जो है वो बैंक समाधान विवरण को बनाया जा सकता है। वैसे इसे हम लोग किसी भी डेट पे बना सकते हैं, ये पूरी तरीके से व्यापारी के मन पर जो है वो निर्भर करता है, ठीक। तो सबसे पहली बात कि कोई निश्चित तिथि नहीं होती है, ठीक है, निश्चित तिथि नहीं है, ठीक है, किसी भी डेट पे आप इसको बना सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हमें बैंक समाधान विवरण तैयार करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक ओर हम लोग लेते हैं अपना कैश बुक यानी CB, ठीक है, और दूसरी ओर लेते हैं पासबुक, ठीक है। इन दोनों को लेके हम लोग साथ में बैठते हैं और साथ में हम लोग एक पेन, कॉपी या डायरी आप कह लीजिए, ठीक है, ठीक, ये लेके बैठते हैं। और ये डायरी में हम लोग क्या लिखते हैं, ये डायरी हमारी होती है, मतलब स्टेटमेंट जो होती है वो है बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि BRS की। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी मदें कैश बुक में लिखी हुई हैं और जितनी भी मदें पासबुक में लिखी हुई हैं उनका हम मिलान करते हैं। ऐसी मदें जो कि दोनों बुक्स में लिखी हैं, कैश बुक में भी है और पासबुक में भी हैं, उन पे हम लोग 1 टिक लगा के चलते हैं, ठीक, कि ये दोनों में लिखी हुई। और बाकी जो मदें हैं जो कि किसी एक बुक में लिखी हैं और एक में नहीं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसी मद है जो कि कैश बुक में लिखी है और पासबुक में नहीं, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे कट का निशान लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे आप डबल टिक लगा सकते हैं, जो आपके ऊपर है कि आप उसको अलग दिखाने के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए कट का निशान लगा दिए यानी कि ये मद जो है वो पासबुक में नहीं है, फिर उसके बाद फिर आपने चेक किया, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी मद है जो कि कैश बुक में नहीं है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको छांटते जाते हैं कि कौन सी मदें नहीं हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हमने सारी मदें छांट ली कि हमारी कौन कौन सी मदें कैश बुक में और पासबुक में दोनों में है, और कौन सी मदें सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में और कौन सी मदें सिर्फ और सिर्फ पासबुक में है। अब इसके बाद जो मेन बात आती है वो है ये कि अब हमें यहाँ पर ये देखना है, हमें ये पता चल गया कि कौन कौन सी वजह से अंतर आ रहा है, इतना तो हमें पता चल गया। अब इस अंतर को सही हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग चलेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमें किसी एक को, चाहे कैश बुक को चाहे पासबुक को, हमें आधार मानना पड़ेगा। किसी एक को हम बेस मानेंगे। जैसे मान लीजिए कैश बुक का जो बैलेंस दिखा रहा है वो 10,000 दिखा रहा है, पासबुक का बैलेंस 12,000 रुपये दिखा रहा है, ठीक। अब हम अगर कैश बुक के बैलेंस 10,000 को लेके चलेंगे तो बाकी जो मदें हमारी अंतर का कारण है उन्हें 10,000 के कैश बुक के हिसाब से माइनस या प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग पासबुक के शेष को लेके चलेंगे बेस मान के, तो हम लोग पासबुक का जो ये 12,000 का शेष है इसमें सारी मदों को प्लस या माइनस करेंगे उनके हिसाब से। इसका जो नियम है कि वो कैसे प्लस माइनस करते हैं वो तो आगे पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज़ कह रहे हैं कि पहले हम लोग अंतर छाटेंगे, उसके बाद किसी एक बुक की जो शेष है उस शेष को आधार मानेंगे, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे BRS में क्या करेंगे कि कैश बुक के शेष को हमने आधार माना, कैश बुक का शेष जो है 10,000 इसे यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद जो भी अंतर आते जाएगा उनको उनकी सिचुएशन के हिसाब से इस 10,000 में या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, जो भी हम जिसको
को भी हमने बेस माना है, उसको हम लोग उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी अंतर के कारण आ रहे हैं उनको हम लोग प्लस करेंगे और माइनस करेंगे और लास्ट में हमारा जो है स्टेटमेंट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन वजहों से हमारा कैश बुक या पासबुक जो है वो मैच नहीं कर रहा था। और फिर इन वजहों को जो है वो हम, अगर कैश बुक है तो ये सारी वजहों को कैश बुक में सही कर सकते हैं अपने हाथ से और पासबुक को बैंक में ले जा करके वहाँ पर चढ़वा सकते हैं, जिससे कि हमारा कैश बुक और पासबुक जो है वो दोनों ही में क्या होगा, मैच हो जाएगा। ठीक, क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले तो कोई एक डेट नहीं, किसी भी डेट पे आप तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कैश बुक और पासबुक को आप साथ में लेके बैठेंगे, जो मदे दोनों में लिखी हैं उस पर सिंगल टिक लगाएंगे, जो मदे किसी एक बुक में है और दूसरे में नहीं उस पर आप क्रॉस का टिक लगाएंगे। उसके बाद जब आप सारी मदों को छांट लेंगे तो कैश बुक या पासबुक में से किसी भी एक शेष को जो है वो आप आधार मानेंगे। जब आप उसको आधार मान लेंगे तो उसके बाद बाकी की जो मदें रहेंगी उनको उस सिचुएशन के हिसाब से, उनकी जो भी सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से उसको प्लस या माइनस करके अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक, इतना करना है। उसके बाद एक चीज़ और कि जो कैश बुक है और पासबुक है, यहाँ पे बात आ रही है अब शेष की। जैसे यहाँ पे 10,000 के शेष को आधार माने हम लोग ना, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें बैलेंस की, यानी कि शेष की। तो देखिए, जो ये बैलेंस होता है, ये कैश बुक का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि आपने कैश बुक अभी पढ़ा है जस्ट इसके पिछले चैप्टर में। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, जबकि पासबुक का बैलेंस जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है। यानी कि जो कैश बुक का अनुकूल बैलेंस है, कैश क्या है, ये संपत्ति होती है, संपत्ति का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए कैश बुक का अनुकूल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, जबकि पासबुक का अनुकूल बैलेंस क्रेडिट होता है। इसका जस्ट अपोजिट कैश बुक का जो प्रतिकूल बैलेंस होता है, यानी कि अपोजिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट होता है, जबकि पासबुक का अपोजिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट, जिसे हम लोग यहाँ पे ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, जैसा कि आपने अभी कैश बुक में पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि अगर बैलेंस डेबिट है तो उसको नॉर्मल शेष मानते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट लिखा है तो हम लोग कैश बुक के कंडीशन में उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। और पासबुक में जो अनुकूल बैलेंस होता है पासबुक का, वो क्रेडिट होता है, जबकि प्रतिकूल बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट कंडीशन में पासबुक जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस कब शो होता है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 प्रकार के शेष होते हैं। ठीक, 4 प्रकार के शेष होते हैं। इन चारों में से, मतलब जैसे कैश बुक अगर आप ओपन कर रहे हैं तो कैश बुक आपको डेबिट शेष भी शो कर सकता है और कभी कभी क्रेडिट शेष भी शो कर सकता है। इसी तरीके से जब आप पासबुक ओपन करेंगे तो पासबुक कभी आपको क्रेडिट शेष भी शो कर सकता है और कभी डेबिट शेष भी शो कर सकता है। वैसे नॉर्मली कैश बुक का डेबिट ही शो होता है और पासबुक का क्रेडिट ही शो होता है, लेकिन कभी कभी जैसे अब क्योंकि हम व्यापारी हैं तो बैंक से हम लोग हमारे अकाउंट में जितना पैसा, उससे ज़्यादा पैसा भी हम लोग निकाले रहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो कैश बुक या पासबुक है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी शो कर सकता है। तो अब बात अगर हम लोग करें उस विधि की, जिस विधि के आधार पे हम लोग अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो विधि हमारी 4 प्रकार की होती है। ठीक, वो विधि हमारी 4 प्रकार की होती है। कौन सी विधि होती है, तो वो 4 विधि सिंपल सी ये है। कैश बुक के डेबिट बैलेंस के आधार पे या तो बना सकते हैं, या फिर कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस के आधार पे बना सकते हैं, या तो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के आधार पे बना सकते हैं, या फिर पासबुक के डेबिट बैलेंस के आधार पे बना सकते हैं। ये 4 विधियां हमारे पास होती हैं जिनके आधार पे हम अपना BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। सिंपल सा हमारे पास ये 4 विधियाँ होती हैं। ठीक है, और इन चारों विधि में से सबसे सिंपल जो विधि होती है वो होती है कैश बुक के डेबिट बैलेंस के आधार पे जब हम लोग BRS बनाते हैं, तो वो विधि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सबसे इजी विधि मानी जाती है। और अगर आपको ये समझ में आ गया, कैश बुक के डेबिट बैलेंस के आधार पे अगर आप BRS बनाना सीख गए, तो बाकी सारे जो हैं ये 3 विधियाँ हैं वो भी आपको ऑटोमेटिक आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब जब हमको ये समझ में आ गया है कि BRS बनाते कैसे हैं, इनकी क्या विधि होती है, तो अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए, वो क्या है कि आखिर में इसका प्रारूप कैसा होता है, यानी कि फॉर्मेट जो है BRS का वो दिखता कैसा है। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एज ऑन, जो भी डेट पे बना रहे हैं वो डेट मेंशन करेंगे। सिंपल सा यहाँ पर एक फॉर्मेट बनता है
बस ये 3 कॉलम का एक फॉर्मेट बनता है, इतना ही है बस। ठीक है, तो 3 कॉलम का फॉर्मेट बनता है जिसमें कि आपका यहाँ पर पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पे आपका अमाउंट और ये भी अमाउंट। इसमें कोई भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों अमाउंट के कॉलम हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस एज पर, यानी कि हमने किसके बैलेंस को आधार माना। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि किसी एक बुक के बैलेंस को हमें आधार मानना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस एज पर, अगर कैश बुक को माने हैं तो यहाँ कैश बुक लिखेंगे, पासबुक को माने हैं तो पासबुक को लिखेंगे, उनका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताना है कि आखिर में हम कौन से बैलेंस को आधार मान के आगे का प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमें बैलेंस लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है ऐड का ऑप्शन। अब जितनी मदें हमें उस बैलेंस में ऐड करनी है उन सभी मदों को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आता है लेस का। जब सारी मदें हमारी ऐड हो जाएंगी तब उसके बाद आएगा ऑप्शन लेस का। तो जिन मदों को हमें उसमें से घटाना है उन सारी मदों को हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे लास्ट में होता है टोटल, जिसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस आता है वो कौन सा आएगा ये बैलेंस एज पर। अगर आपने यहाँ पे कैश बुक लिया है तो यहाँ पर पासबुक के अनुसार बैलेंस आएगा। ठीक है, अगर आपने कैश बुक लिया है तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस आएगा, पासबुक लिया है तो कैश बुक के हिसाब से बैलेंस आएगा। ठीक है, अगर जिसको आप आधार मान रहे हैं उसका अपोजिट जो बुक होगा उसके आधार पे हमारा जो है आंसर आएगा। यानी कि पासबुक में अगर मान लीजिए 9,000 दिख रहा था तो यहाँ पे भी अगर आपका 9,000 आ गया, यानी कि आपने सही BRS जो है वो बनाया है। ठीक, इस तरीके से ये हमारा जो है वो है फॉर्मेट है BRS का। अब इतना सब समझने के बाद लास्ट में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, ताकि हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू।